जो पहाड़ का युवा रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई जा रहा है, हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो हम वो एक कुएं के मेंढक की तरह रिएक्ट करेंगे। अभी बोर्ड के रिजल्ट आए 10वीं 12वीं के, कुछ बच्चे किसी कारण से रह जाते सब्जेक्ट्स में फेल होना और जिंदगी में फेल होना दो बहुत अलग बातें हैं। ये पढ़ाई और ये मार्क्स कब से शुरू हुए? जब से ये कॉलेज वालों ने और स्कूल वालों ने बच्चों को होर्डिंग्स पे टांगना शुरू कर दिया। आपने ओहो रेडियो की शुरुआत की, पर लोग स्टार्टअप करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन में उनको दिक्कत आती है। मैं सबसे पहले एमएसएमई के पास गया, दिल टूट गया एकदम। मैंने कहा फिर आप किस पे देते हो ये सब्सिडी? तो कह रहे थे देखो भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली इस पे मिल जाएगा। किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को आप? एक तो यहाँ हर आदमी नेता है। हम सेलिब्रेट करते हैं मुख्यमंत्रियों के बदलने को। मैं बहुत सारे राजनीति से जुड़े हुए लोगों से जब यहाँ मिलता हूँ, उनमें एक मुझे ड्रॉबैक, एक प्रॉब्लम लगता है, एक्सपोजर की कमी। सिर्फ पुल बनाना, सड़क बनाना, खड़ंजे खोदना, ये नेतागिरी नहीं होती। तुम अपने मोहल्ले का कूड़ा साफ नहीं कर पा रहे हो और तुमको लगता है तुम राजनीति साफ कर दोगे। कल्चर बदल रहा है उत्तराखंड में। जितने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, एक बुलेट में 4 लोग और जिस बुलेट में नंबर प्लेट नहीं है, शर्ट उतार के निकल रहे हैं। सोशल मीडिया का भी एक बड़ा कारण हो सकता है इन चीजों का। इसमें एक ही चीज है, लॉ एंड ऑर्डर। आप सुरक्षा सेवा मित्रता करके देखिए एक बार। आदमी फेमस होने के लिए किस हद तक नहीं जा रहा है, और स्पेशली ये फिटनेस वीडियोस के नाम पे जो हो रहा है। 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, लोकल मीडिया का कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी? नेशनल की खबरों को नेशनल वाले दिखाएं और लोकल के मुद्दों को लोकल वाले उनके ऊपर बात करें। आज मैं उत्तराखंड आया तभी तो पहाड़ का म्यूजिक चला पा रहा हूँ। दिल्ली में हमारे 35-40 लाख लोग रहते हैं, लेकिन क्या वो 35-40 लाख लोगों का एक गाना भी दिल्ली के किसी रेडियो स्टेशन में चलता है? पहाड़ के बच्चे, पहाड़ के स्कूल, 99% बच्चा प्राइवेट में जाता है। ये 1% जो बिल्कुल ही वो है, वो वहाँ बैठा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव की विशेष पॉडकास्ट सीरीज दी पत्रकार वार्ता। आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं रेडियो के जरिए देश और दुनिया में अपना नाम बनाने वाले, उत्तराखंड लौटकर उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो शुरू करने वाले कविंदर सिंह, जिन्हें आप प्यार से आरजे कामी के नाम से जानते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों और जर्नलिज्म की उनकी जर्नी के बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, और जैसे कि आप बागेश्वर से हैं और आपका बचपन भी वहीं गुजरा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पहाड़ के जो युवा होते हैं, आमतौर पर उनकी जो पहली करियर को लेकर प्रायोरिटी होती है, वो तो या तो सेना में होती है, या होटल इंडस्ट्री के लिए होती है, या टूरिज्म को लेकर होती है। लेकिन आपने ये मीडिया में आए, और मीडिया में भी खास तौर पर रेडियो की तरफ, मतलब कहाँ से आपको ये इंटरेस्ट आया, कैसे आपको पता चला, थोड़ा बताइए आप इस बारे में। यार मेरे साथ भी पहले तो वही था कि मैं भी या तो कहीं होटल में अभी शेफ होता है या फौज में जाता। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं 10वीं में था तो एयरफोर्स की भर्ती आई और पिथौरागढ़ में थी वो मेरे ख्याल से। तो उसमें वो 30 जून तक वालों को ले रहे थे और मेरा 12 जुलाई था, मतलब वो डेट के हिसाब से, क्या उम्र के हिसाब से। तो वो बैठा नहीं, 12 दिन से रह गया, तो इसलिए मैं वो एग्जाम नहीं दे पाया। सेकंड बाद में मेरा सेकंड चीज ये था कि शायद मैं भी, बिकॉज मेरे को खाना वगैरह पकाने का शौक भी है, तो एचएम के लिए मैंने पॉलिटेक्निक से ट्राई किया। तब मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो नैनीताल में ऊपर मल्लीताल के ऊपर एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पेपर देने के लिए आया था मैं। लेकिन क्योंकि शायद ये लिखा था कि शायद मैं रेडियो में आऊंगा, इसलिए वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और जहाँ तक बात ये रही कि रेडियो में कैसे आया, कैसे चुना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने चुना। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं 10वीं में बागेश्वर, एक बार में 10वीं निकल गई, लेकिन 11वीं में जो है फेल हो गया था। तो पिताजी ने अगले दिन बस में बिठाया, दिल्ली भेज दिया। और उन्हीं दिनों दिल्ली में नए नए एफएम चैनल्स की शुरुआत हुई थी 2003-4 के आसपास। मैं 4 में पहुंचा, तो मुझे लगा यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ, कि कोई बोलता है रेडियो में, पीछे गाने आते हैं और इस तरह का। तो मैं स्कूल में, क्योंकि पहाड़ी गाने, कुमाऊनी गाने खूब गाता था, तो फिर मन हुआ। एंड 2006 में जब मेरी 12वीं हुई, तो उसके बाद मैं रेडियो स्टेशन के चक्कर लगाने लगा कि ये होता कैसे है, मतलब ये किया कैसे जाता है। और फिर 1-2 साल मेहनत करी, और उसके बाद 2008 में मैं रेडियो में पहुंच गया। तो इत्तफाकन था, मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इस तरह का कोई फील्ड भी होता है। अच्छा, इसकी मतलब आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाई की, या फिर
कोई किसी माध्यम से आप पहुंचे? नहीं, जिस तरह अभी तो मास कम्युनिकेशन वगैरह ये सब होता है, उस वक्त पे मेरे को होता तब भी था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि पढ़ाई की तरफ उतना मेरा ध्यान था नहीं, तो मुझे पता ही नहीं होता था कि किस फील्ड के लिए क्या पढ़ाई करनी है। दिल्ली में उन दिनों छोटे छोटे वर्कशॉप्स होती थी, कहीं पे 7 दिन का, कहीं 15 दिन का छोटा छोटा कोई कोर्स हो गया, तो जस्ट मैं जाके उनको देखता रहता था कि वहाँ क्या बता रहे हैं एग्जैक्टली। फिर एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे 3 महीने का कोई कोर्स था, लेकिन वो 8-9 महीने हो गए, वो खत्म ही नहीं हो रहा था, बिकॉज टीचर पढ़ाने ही नहीं आते थे जिनके नाम पे वो था। वो रेडियो स्टेशन में आरजे थी वो भी, लेकिन वो आती ही नहीं थी। तो ऐसे ही बस मस्ती में लोग जा रहे हैं ये वो, एंड परेशान होके मैंने वो छोड़ के मैंने कहा यार कि खुद ही जाके रेडियो स्टेशंस को अप्रोच करना शुरू करो। तो मैं इंटरव्यू देना शुरू हो गया। तो जो भी इलाका, मतलब यहाँ उत्तराखंड के नज़दीक, स्पेशली यूपी में मेरा मन था काम करने का, तो नोएडा में चले गए, कभी कानपुर चले गए, कभी लखनऊ चले गए, कभी बनारस चले गए, कभी बरेली, जहाँ मुझे पता चलता था रेडियो स्टेशन है वहाँ चले गए। फिर यूपी पूरा हुआ तो किसी ने बोला एमपी में ग्वालियर में रेडियो स्टेशन है, वहां चले गए, क्योंकि इटावा का मेरा एक दोस्त था प्रशांत और मैं, तो वो इटावा का रहने वाला था, उससे 11 किलोमीटर आगे फिर वो शुरू हो जाता है एमपी। तो हम लोग वहां से इंटरव्यू देने चले गए। फिर उसी के साथ में चंडीगढ़ चला गया, जहां भी मुझे मतलब दिल्ली के आसपास मालूम चलता था तो इंटरव्यू देने चले जाते थे। फिर फाइनली एक रेडियो स्टेशन है माई एफएम नाम का, दैनिक भास्कर ग्रुप का, तो जोधपुर में 2008 में मैं रेडियो जॉकी बना। अच्छा, आपने मतलब अभी आप बात कर रहे थे तो एक आरजे जिक्र आता है। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि रेडियो में आरजे का रोल क्या होता है, क्या दिनचर्या रहती है, किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है? यार दिनचर्या का ऐसा है, सुबह मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, जैसे टीवी में प्राइम टाइम इवनिंग 8 या 9 बजे का शो रहता है, उसी तरह रेडियो में जनरली माना जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग 2 प्राइम टाइम होते हैं, एक 7 से 11, एक 5 से 9 शाम को। तो मैं 7 से 11 वाला शो करता हूँ सुबह। तो अभी इस वक्त पे मैं तकरीबन 6:45 के आसपास स्टूडियो पहुंचता हूँ, जब ज्यादातर लोग सो रहे होंगे। तो 7 से 8 हमारा एक पावन पॉडकास्ट करके चलता है, जिसमें हम मंदिरों की स्टोरी सुनाते हैं पूरे भारतवर्ष से। और उसके बाद फिर 8 बजे से मेरा रेगुलर शो होता है उत्तर का उत्तर, तो 11 बजे तक मैं शो करता हूँ। एंड देन फिर बाकी जो क्रिएटिव वर्क होता है, अब तो रेडियो अपने आप में टीवी हो चुका है, या यूं कहें कि सब कुछ ही वीडियो हो चुका है। अखबार भी अब पढ़ा कम जाता है, दिखाया ज़्यादा जाता है। सेम रेडियो के साथ भी हुआ, वो ट्रांजिशन के दौर से सभी लोग गुजर रहे हैं एक तरह से। तो यही दिन भर का क्रिएटिव वर्क रहता है। फिर जिस तरह से आप लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर हमारे कुछ रेगुलर शोज हैं रेडियो में, जैसे हमारा एक जय हिंद करके फौजियों को लेके आता है, एक हिल यात्रा, वो 3 महीने का हम पहाड़ों में विद्यालयों में जाते हैं। फिर एक गाता रहे मेरा हिल करके, उसमें हम आर्टिस्ट को बुलाते हैं। तो इस तरह के शोज वगैरह, उनकी शूट एडिट, ये सब चल रहा होता है। जैसे फ्रंट एंड का तो दर्शक देख ही लेते हैं जी। या सुन ही लेते हैं, लेकिन बैक एंड में क्या प्रोसेस रहती है कि कैसे आप एक शो करते हो, कैसे उस शो के पीछे की क्या प्रोसेस होती है, और थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। बैकएंड एक्चुअली जितना आसान रेडियो दिखता है ना, उससे बहुत मुश्किल है। एक तो क्योंकि रेगुलर शोज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वीकली आपने एक दफा कर दिया। रेगुलर शो होने की वजह से आपकी कमिटमेंट आपके लिसनर्स के लिए, फर्ज कीजिए कि रात को मैं कहीं लेट हुआ, किसी की बारात में ही चला गया, 2 बजे आया, बट 7 बजे पहुंचना ही पहुंचना है, और उसी फ्रेशनेस के साथ पहुंचना है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो तैयार बैठा हुआ है। मैं स्टूडियो पहुंचता हूं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा डिजिटल रेडियो है भारत का पहला, तो हमारा क्योंकि लिसनर बेस न केवल देहरादून, उत्तराखंड, देश दुनिया में भी है, और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां रात को, यहाँ अगर अंधेरा हो रहा है वहां दिन हो रहा है, वो लोग दिन के हिसाब से कंज्यूम कर रहे होते हैं। मैं स्टूडियो आता हूँ सुबह 4:30 बजे, लोगों के मैसेजेस पहुंचे हुए हैं, तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे फिर आप उनको रिप्लाई करते हो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। जैसे आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि जहां से भी अलग अलग जगहों से हम, आज जैसे मैंने हल्द्वानी में किसी से बात करी, उनका मैसेज आया था, कल मैंने दोराहाट से किसी से बात करी, परसों एक नोएडा में कोई काम करते हैं उनसे बात करी, उससे पहले लखनऊ। तो बैकएंड पे बहुत सारा वो हो रहा होता है, तो उनसे हम बातचीत करते हैं, देन उनकी रिकॉर्डिंग को हम रेडियो पे कर रहे होते हैं। तो पीछे काम बहुत लगता है। एक ही शो में मान लीजिए कि 4 घंटे का शो है, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 10 से 12 तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को पहुंचानी होती है। तो उसको कलेक्ट करना, और वो ऑथेंटिक हो, और वो थोड़ा सा क्रिएटिवली हो, इंगेजिंग हो, तो ये सारा वर्क। देन इतना सारा म्यूजिक बन रहा है, हम लोग पहाड़ी म्यूजिक प्ले करते हैं, तो हर हफ्ते इतने गाने आ रहे हैं, तो कौन से गाने चलने चाहिए, कौन से किस फ्रिक्वेंसी पे चलने चाहिए, कौन अधिक बार चले, थोड़ा कम चले, नया गाना, पुराना गाना, वो थोड़ा सा चीज़ें। तो बैकएंड पे काफ़ी काम रहता है इसमें। अच्छा, आपके फील्ड में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है,
तो जैसे आपको सब लोग आरजे काव्य नाम से जानते हैं, बट आपका रियल नेम कविंदर सिंह है। हाँ। तो क्या रहता है, मतलब मैं ज़्यादातर देखता हूँ सब का नाम कुछ और होता है रियल में, और स्टेज नेम कहूँ मैं या फिर जो रेडियो का नाम नाम होता है, पॉपुलरली जो नाम होता है वो अलग होता है। तो ये कोई रिवाज टाइप का है रेडियो में? ये यार ये शायद हमसे पहले जो आए होंगे उन्होंने किया होगा कुछ, लेकिन जो मैं समझता हूँ स्टेज नेम, बिकॉज अब घर में एक तो क्या हो गया ना, देखो आजकल जो नाम है, आजकल क्या है, बहुत ही फिल्मी या इंस्पायर्ड या आर्टिस्ट या सिंगर उनके नाम से लोग रख लेते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई काला पैदा हो गया तो वो कलवा हो गया, राइट, कोई थोड़ा ज्यादा गोरा हो गया तो वो अंग्रेज हो गया। तो अब पहले बच्चों के नाम जो है भगवानों के नाम पे या जगहों के नाम पे या किसी के दादाजी का नाम कुछ था उससे मिलता जुलता रख लिया, वो चलता था। तो अब होता क्या है कि जब आप रेडियो जैसी या किसी क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं और सब लोगों ने अलग अलग, जैसे कुछ लोगों को नाम दिए गए। अब जब हम बात करते हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो उनको भी क्या कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। या हरिवंश राय बच्चन की, तो उनका वैसे तो सरनेम शायद श्रीवास्तव था, तो बच्चन उनको एक तरह से उपाधि मिल गई। तो रेडियो और इन सब चीजों में क्या होता है कि अब ओरिजिनल नाम, आप सोचिए अगर मैं ये कहूँ कि नमस्कार पहला प्रणाम, आप सुन रहे हैं आपके आरजे कविंद्र सिंह मेहता को, तो ऐसा लगेगा यार ये थोड़ा बड़ा नाम हो गया, ये कुछ है उस तरह का। तो मेरे नाम के पीछे तो खैर स्टोरी ये थी, जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था उस टाइम पे एकता कपूर का एक सीरियल आया था काव्यांजलि, वो मेरे को बड़ा पसंद था। और के जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे, उनके इतने सारे गाने हमने सुने। 4-5 साल पहले वो एम्स ऋषिकेश आए थे, तब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको बताया था कि आपकी वजह से मेरा नाम काव्य पड़ा। तो उसका टाइटल ट्रैक था एक कि वो मिले थे, यूं मिले थे, देखने बस उन्हें वक्त भी थम गया। तो बड़ा खूबसूरत लगता था मेरे को, एंड आई थिंक वो बचपन से एक ऐसी चीजें में ज्यादा एडवर्टाइजिंग और जिंगल भी याद हो जाते थे मेरे को। तो वो शो से मेरे को लगा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है काव्य। और क्योंकि कविंद्र थोड़ा लंबा नाम था, कवियों के राजा टाइप, तो मेरे को लगता है ये बहुत भारी हो गया है, इसको थोड़ा सॉफ्ट किया जाए। तो तब मैंने खुद ही अपना नाम काव्य कर लिया था। एंड स्कूल में भी बच्चे, क्योंकि मैं जिंगल गाता रहता था, तो वो उन दिनों ऐसे ही छेड़ते थे, ये तो खुद को वो काव्यांजलि वाला काव्य समझ रहा है, ऐसे करके वो मजाक में। तो दिन मेरे को लगा यार ये अच्छा नाम है। तो फिर जब रेडियो में नया नया गया, उन्होंने कहा किस नाम से आपका नाम कविंद्र है, कवि रखना है या ऐसे। मैंने कहा नहीं, वो आरजे कवि वो थोड़ा बैठेगा नहीं, उनका काव्य कर लेता है। तो फिर 2008 में मैंने काव्य करके स्टार्ट किया, और अब तो 17 साल हो गए हैं। तो वो है, हालांकि उसकी वजह से बड़ी तकलीफ भी होती है। अभी 2 साल पहले वो गूगल में, जब ये 2-3-4 साल पहले बल्कि वेरिफिकेशन जब हो रहे थे नए नए, मेरा हर बार वो हो जाता था, गलत हो जाता था, क्योंकि मेरा नेम मिसमैच होता था। तो बाद में मैंने किसी से गूगल में पता करवाया कि यार ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग फॉलो कर रहे हैं वो सब कुछ ऑथेंटिक है। उसने कहा तुम्हारा नाम ना गूगल में यहाँ KABIYA सेव हो रखा है, मतलब लोगों ने इतना गलत उसको सर्च किया, तो वो डिड यू मीन बाय दिस कहते होंगे, वो यस दबा दे। तो मेरा नाम काव्य KAAVYA की जगह, जैसे पहाड़ी में होता है ना काव्या, तो वो KABIYA वो सेव ही हो गया वहां, मतलब वो इतनी हजारों बार सर्च हुआ होगा। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उसको करेक्ट करवाया, तब जाके वो वेरिफिकेशन हो पाई। तो बट शायद स्टेज नेम ज्यादातर लोग इसीलिए रखते हैं कि एक ओरिजिनलिटी, और रेडियो में मेरे ख्याल से ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि पहले दिखता नहीं था, सिर्फ सुनाई देता था। तो हर कोई अपने पसंदीदा, लेट्स से कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, या कोई ऐसी चीज है, मान लीजिए लोग मौसमों के हिसाब से अपना नाम रख लेते थे। किसी को झरने पसंद, उसने कहा आज से ना मैं झरना कहलाऊंगी, तो उसने अपना नाम झरना रख दिया। किसी ने कुछ रख दिया, तो अलग अलग तरह से लोग करते थे। तो यही है। नहीं, जैसे टीवी है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर तो विजुअल्स होते हैं, तो इमेजिन करने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा ये लगता है कि सुनने में ज्यादा इमेजिन आदमी कर पाता है। करेक्ट। तो ये भी एक वजह हो सकती है। थिएटर ऑफ माइंड बोलते हैं रेडियो को, बिकॉज जब आप किसी को देख लेते हो ना, तो वो जैसे कहते हो बंद मुट्ठी 1.25 लाख की वाला। तो जब आप सिर्फ आवाज सुनते हो, तो आवाज के हिसाब से आप अपने दिमाग में उस आदमी की एक इमेज बनाते हो,
और जिस तरह से वो, जैसे एक फिल्म का टाइटल होता है, तो टाइटल जैसा होता है तो आप उम्मीद करते हो कि शायद ये फिल्म भी इसी तरह की होगी। तो जो आदमी का नाम होता है वो उसके टाइटल की तरह हो गया, तो आप उसकी पर्सनालिटी को उसके हिसाब से अपने दिमाग में बनाने लगते हो। मसलन अगर मेरा नाम काव्य है तो आप थोड़ा बहुत समझोगे कि शायद ये ना कुछ पोइट्री वोइट्री तो करता ही होगा ये। हाँ, तो आई थिंक वो एक है। और उल्टा मुझे लगता है वो समय बहुत अच्छा था। देखिए अभी क्या होता है ना, अभी आप एक पल में आपके दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज के समय में आप डायरेक्टली देख लेते हो, आप सब कुछ समझ लेते हो। जब दिखता कम है, जैसे मान लीजिए जंगल में आप गए, एक आवाज आई, तो हर आदमी उस आवाज पे अलग तरह से रिएक्ट करेगा कि आवाज किसकी हो सकती है। अगर कुछ गिर ही गया, कोई कहेगा पत्थर गिरा है, कोई कहेगा नहीं नहीं कोई फल गिर गया है, कोई कहेगा नहीं नहीं किसी का जूता गिर गया है। तो हर आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इमेजिनेशन उसको लेके करता है। तो मुझे लगता है कि वो समय बहुत अच्छा था जब थोड़ा एफर्ट जाते थे। अब तो कोई एफर्ट नहीं है, सब कुछ सामने ही है अब तो। अच्छा, अब जैसे आपने बिग एफएम में काम किया, माई एफएम में काम किया और रेड एफएम में काम किया, बहुत अलग अलग शहरों में आप रहे, तो कोई शहर आपको ऐसा होता है कि आप जिसे मिस करते हो, जिसकी आपको याद आती हो, कोई किस्सा हो जुड़ा हुआ? यार सब शहरों की अपनी खूबसूरती है। पहला शहर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उस शहर ने आपको काम दिया। तो जोधपुर वो शहर था, और राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी उसको कहते हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल में जितने भी राजपूत आए हैं स्पेशली, उनको कहा ही जाता है कि भाई ये राजस्थान से हैं। और ब्राह्मण ज्यादातर जो हैं साउथ से और उधर महाराष्ट्र और उधर की तरफ से हैं। तो वो एक कनेक्ट थोड़ा सा मेरे को लगता था। बहुत सारे शब्द वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी में नमक को नून कहते हैं, वो वहाँ भी नून ही बोलते हैं। और भी कई चीजें। कल्चरल वो दिखता है आपको हाँ, सिमिलरिटी? जोधपुर में तो बहुत है। मतलब जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं, तो वहाँ पे घरों को आप देखोगे तो वो चूना और उसमें वो मिलाते हैं, तो ब्लू सिटी ही बोलते हैं। ब्लू एंड व्हाइट कलर का रहता है। अगर आप हिल्स में भी देखोगे तो व्हाइट एंड ब्लू कलर का ही होता है। घर चूना पोतते हैं और ब्लू अब कलर तो के लोग करने दरवाजे लगे, लेकिन पहले ऐसा देखते होता था। हमारे यहाँ जो घाघरा पहनती थी महिलाएं, तो नीले कलर का ही प्राइमरली होता था। तो वो एक सिमिलैरिटी है। हमारे अभी एक मित्र आए हैं जोधपुर से मेरे यहाँ, तो विक्रम सिंह चौहान उनका नाम है। तो वो मेरे से यही कह रहे थे कि जोधपुर और देहरादून में मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। वैसे तो लगता है कल्चर वाइज, या वैसे मौसम शहर की वाइब के हिसाब से, और जो स्पीड है, एक टेम्पो होता है ना किसी का, तो वो टेम्पो जो है और जो मिजाज है लोगों का, वो लगभग सेम है। और ये मैंने भी महसूस किया। जैसे यहाँ उत्तराखंड में या देहरादून में बड़ा अपनेपन के साथ वो करते हैं, वहां भी जोधपुर को भी लोग अपनायत के लिए जानते हैं कि। और मेरे साथ तो बहुत हुआ ऐसा, मैंने देखा वहां लोगों ने, जब 2008 में मैं जब नया नया गया था बिल्कुल, तो जिस तरह से लोगों ने बहुत प्यार दिया। और तो वो शहर ऑब्वियसली दिल के करीब है। फिर जब कानपुर पहुंचे तो कानपुर में ये समझ आया कि एक ही चीज को देखने का लोगों का नजरिया जो है, उस शहर की अपनी एक खास बात क्या है ना, वो शहर सबसे ज्यादा चिल है। उस शहर का मिजाज, मैं एक बार आई थिंक राजू श्रीवास्तव जी अब इस दुनिया में नहीं है, वो और मैं एक बार बात कर रहे थे। मैं तब जयपुर पहुंच चुका था, तो उनको पता था मैंने कानपुर में शो किया। तो मेरे से कह रहे थे यार कानपुर मजा आया तुम्हें? मैंने कहा हाँ। कह रहे यार मैं नया नया लाफ्टा चैलेंज से गया था, और एक दिन कानपुर से लखनऊ में एयरपोर्ट है मौसी। कह रहे मैं गाड़ी में जा रहा, बैठा हुआ पीछे ड्राइवर चला रहा था, तो एक आदमी बीच रोड में चल रहा, तो उसने हॉर्न मारा, वो हटा नहीं। दोबारा हॉर्न मारा, वो फिर नहीं हटा। तिबारा हॉर्न मारा तो वो वापस आए, कह रहे रुको। अरे यार पहले बता देते, आज तुम घर से निकल रहे हो। तो हम घर से निकलते ही नहीं। और ये बोल के वो चल दिया। और इनको 10 सेकंड बाद समझ में आया कि ये क्या पंच मार के निकला है। तो वहां पैदल चलने वाले का वो एटीट्यूड है। आप लड़ाई हो जाए कहीं तो वो अपनी गाड़ी वाड़ी बंद करके सब तमाशा देख रहे होते हैं, मारो हाँ तुम भी मारो। तो वो हाँ एक दूसरे को पटक रहे हैं वहां करके, हो गया चलो फिर अब चल। वो बहुत ही अलग तरह का शहर है वो, तो हर जगह से आप सीखते। तो जैसे आपने बताया कि कानपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इसके अलावा आप दिल्ली में भी रहे? दिल्ली रहा, जयपुर रहा, कलकत्ता रहा, बॉम्बे के लिए शो भेजता था। अच्छा, जैसे दिल्ली अभी हम देखते हैं हमारे पहाड़ के एक मैक्सिमम युवा रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में जाते हैं। अभी तो सभी जगह जाने लगे हैं। हाँ। तो क्या देखते हैं आपकी जो पहाड़ का युवा रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई जा रहा है, वो एक बेटर ऑप्शन की तरफ जा रहा है, या फिर कोई आपको लगता है कि कुछ और बेटर ऑप्शन उनके लिए हो सकता है? नहीं, जाना तो चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन वो इसलिए जाना चाहिए कि हम जाके कुछ सीखें, काम सीखें, एक्सप्लोर करें, देश दुनिया को देखें, और फिर वापस आएं और अपने आसपास कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, है ना।
तो हम लोग अगर नहीं गए होते, चाहे मैं किसी वजह से गया, अगर मैं नहीं गया होता, फेल नहीं हुआ होता, गया नहीं होता, मुझे रेडियो नहीं पता चलता, नहीं पता चलता, मैं इतने सारे शहर नहीं घूम पाता, मैं घूम नहीं पाता, तो मैं देख नहीं पाता कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और नहीं देख पाता तो मैं उसको अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाता। तो इसलिए जाना बहुत जरूरी है। हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो हम वो एक कुएं के मेंढक की तरह रिएक्ट करेंगे, हमको लगेगा कि दुनिया इतनी ही है, हमारा परिवेश ही पूरी दुनिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए, कोई फौजी आदमी जब बाहर जाता है, अगर वो सिर्फ कई कई शहरों का हिस्सा रहा है, शहर से मेरा मतलब है कि जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई है, जब वो वापस लौटता है, उसका एक्सपीरियंस देखिए ना कितना रिच होता है। तो जाना जरूरी है, जाइए, देखिए, सीखिए, फिर सोचिए उसका एक वर्जन आप अपने आसपास क्या तैयार कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ गांव के लेवल पे वो कर लेगा, लेकिन उसका जो मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है शायद उसको उसका अंदाजा ना हो। तो हम अगर बाहर नहीं जाते तो शायद हम ओहो रेडियो जैसा प्लेटफॉर्म यहाँ बना नहीं पाते, बिकॉज हमने उस गैप को महसूस किया कि उत्तराखंड में आज 2025 में भी अगर आप देखिए, हमारे अलावा कोई ऐसा रेडियो प्लेटफॉर्म नहीं है जो उन जगहों को जोड़ पाता है। जब 21 में हमने शुरुआत करी थी तो देहरादून और एक आध हल्द्वानी कहीं पे कम्युनिटी रेडियो या एक आध कोई चैनल, तो बहुत लिमिटेड, उसमें मतलब 1-2-4% लोगों को भी आप कैटर नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ सिटी एरिया में सुनाई दे रहे हो। जबकि वहां गांव में बैठा जो आदमी, क्या उसके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या उसके लिए म्यूजिक इंपॉर्टेंट नहीं है? तो बाहर जाते हो तो आपको वो डायनामिक समझ में आते हैं कि कौन सा गैप का एरिया है वो आप समझ पाते हैं। बिकॉज जैसे क्रिकेट अभी इस बीच चल रहा है, क्या बोला जाता है, गैप देख के मारो। अब तुम्हारे पास बॉल आई, तुमने खाली बल्ला वो कर घुमा दिया, सामने कैच हो गए, तो क्या मतलब है उसका? तो आपको ये तो समझना पड़ेगा ना गैप कहाँ है, और उस गैप को आइडेंटिफाई करोगे तो देन फिर आपका स्किल, आप हल्का भी मारोगे। सौरभ गांगुली जब मारता था, उसके लिए 9 खिलाड़ी लगा देते थे ऑफ में, एक लेग में लगता था, एक कीपर और एक बॉलर होता था, बस 8 खिलाड़ी ऑफ में लगते थे, वो फिर भी निकाल लेता था। क्यों? क्योंकि वो गैप को सेलेक्ट, वो देख पाता था एकदम कि ये है, बस इसके बीच से निकालना है। तो वही है, लेकिन उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। आपका जो विजन है कि जाना है, सीख के आना है और उत्तराखंड को बनाना है, करेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे आपने ओहो रेडियो की शुरुआत की। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ओहो रेडियो इस टाइम पे उत्तराखंड का काफ़ी पॉपुलर, और मैं ये कहूँगा तो नंबर 1 रेडियो चैनल है आपका। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपने उसे लॉन्च करा और यूनिक है, सबसे यूनिक, सबसे अलग काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आपको? क्योंकि लोग ट्रेडिशनल तरीके से रेडियो चला रहे थे, तो आइडिया कहाँ से आया आपको कि डिजिटल रेडियो होना चाहिए? यार एक्चुअली ना, मेरे को क्या लगता है, जैसे आप ग्रामीण इलाके से, आप समझते हैं कि हम फसल को जब देखते हैं तो वो फसल ऐसा तो नहीं होता कि एक हफ्ते पहले लगाई होती है और अचानक से उग जाती है। एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, मौसम का, बारिश का, पानी का, उसके पहले तो जमीन में जाता है, एक आध महीने तो शायद वो दिखे भी नहीं, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है। वो मुझे लगता है हमने शुरू 2020 में जरूर किया इसको, 21 में, लेकिन 2008 में ही इसकी सीड्स कहीं पड़ गई थी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है मैंने कहीं और भी बोला हो। ये 2008 में जब मैं जोधपुर गया तो जी ग्रुप का वहां पे पिक्चर हॉल खुल रहा था, बायोस्कोप नाम से। तो उसको लॉन्च करने मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति हैं, वो अभी मेरे संपर्क में हैं और बड़ा प्रेम करते हैं, अवधेश चुंदावत उनका नाम था। वो लॉन्च करने आए और हमारा, क्योंकि वहाँ रेडियो स्टेशन था हमारा FM, तो हम लॉन्चिंग में गए हुए थे, हम ही पार्टनर थे। तो उन्होंने पूछा मुझसे कहाँ से हो, मैंने कहा मैं बागेश्वर उत्तराखंड से। तो उन्होंने कहा बहुत दूर आ गए यार। मैंने कहा हाँ, काम करना है। बोले कितने साल करोगे? मैंने कहा यहाँ का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद मैं 10-1 साल बाहर करूंगा एंड उसके बाद बैक टू पवेलियन कुछ वहीं करूंगा। क्या करोगे? मैंने कहा मेरे पिताजी का स्कूल है, हो सकता है हम बागेश्वर जाके कुछ कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट कर ऐसे। और ये 2008 में बोला था। और कई बार कहते हैं ना कि आप जो भी शब्द बोलें उनको बड़ा सोच समझ के बोलें। तो मैंने तो सोच समझ के नहीं बोला था, ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने कहा तथास्तु। और आप देखिए कोइंसिडेंस, मैं 2018 में वापस आया, बागेश्वर नहीं आया लेकिन देहरादून आया, लंबा रूट लिया, जोधपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, लेकिन आया 2018 में। ठीक है, 10 साल तो ठीक हो गया। 2015-16 के दौरान मैं जयपुर में था तो उस वक्त पे फिर मेरे को और हो गया कि नहीं कुछ करना है। फिर मैंने कम्युनिटी रेडियो हटा दिया दिमाग से, बिकॉज मेरे को ये लगा कि यार वो तो क्या होगा, एक 5-7 किलोमीटर के एरिया को हम कवर कर पाएंगे, उससे बात नहीं बनेगी, बड़ा करना है कुछ लाइफ में। तो क्या करें? उसी दौरान मैंने देखा कि दुनिया भर में वेब रेडियोस का चलन शुरू हुआ, वेबसाइट्स के थ्रू म्यूजिक प्ले होने लग गया। 2015-16 की बात थी। तो मुझे लगा कैसे करें, तो मैंने कहा यार एक काम करेंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपना जो भी।
लेकिन ये चलेगा कैसे? तो मैंने कहा कंप्यूटर्स पे। फिर मैंने उसका ड्रॉबैक समझा, मैंने कहा पहाड़ में कंप्यूटर किसके पास होगा 2015-16 में, और स्पेशली बहुत कम लोगों के पास होता है। मैंने कहा अगर शॉप्स में रखेंगे तो शॉप में दिन भर लोग बैठते हैं तो एक ही जगह पे ज्यादा लोग सुनेंगे, लेकिन हर शॉप में कंप्यूटर हो। अब तो क्या है, क्योंकि आप टेली यूज कर रहे हो अकाउंटिंग के लिए, जीएसटी के लिए, सब चीजों के लिए, तो जनरली, या फिर आप बिल ले रहे हो तो आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। उस वक्त ये सब नहीं था, तो मैंने कहा यार ये वर्कआउट नहीं करेगा ये। देन मैंने कहा नहीं एक मैगजीन करते हैं। मेरा हमेशा से मन था अपनी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, और मेरे जैसे जो लोग, ठीक है, मैं इत्तफाकन दिल्ली पहुंचा इसलिए मुझे एफएम पता चला। अगर मैं बागेश्वर में होता, मैं वहीं रिपीट क्लासेस में वो कर रहा होता, तो शायद मेरे को पता भी नहीं चलता और मैं इस फील्ड में भी नहीं आता। तो मुझे लगा कि ठीक है, जिनको अपने फील्ड के बारे में पता है या जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, जिनको पता है कि उनको क्या करना है, वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए क्या होगा। तो देन मेरे को लगा नहीं यार ऐसा करते हैं, मैगजीन करते हैं ये वो। देन वो आइडिया भी ड्रॉप हो गया। एंड जब कोविड आया तो तब तक मैं जिस चैनल के लिए काम कर रहा था, थोड़ा सा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होने लग गई थी, बिकॉज जब मैं उत्तराखंड आया तो ऑब्वियसली मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया उत्तर का पुत्र नाम से। फिर वहाँ इंटरव्यूज करने लगे, आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करने लगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस चैनल के लिए मैं काम कर रहा था वो बॉलीवुड म्यूजिक प्ले करते थे, उनको ये पसंद नहीं था। तो वो बार बार टोका टोकी मैसेजेस आ जाते थे हेड ऑफिस से कि आपने पूछा क्या, परमिशन ली क्या, ये सब। एंड मेरे को लगा यार अब इतना अनुभव हो गया है, कुछ अपना करते हैं। एंड इत्तेफाकन कोविड हुआ, और जब कोविड हुआ तो लोगों का इंटरनेट कंजम्पशन एकदम से बढ़ गया। गांव गांव में लोग जो है जूम कॉल यूज करने लग गए और बाकी चीजें और ये वो। तो मुझे लगा कि ये शायद राइट टाइम है, लेकिन सिर्फ मेरे सोच लेने से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। बट शायद इंटेंट ठीक था। मुझे टेक्नोलॉजी का ज्यादा उस वक्त पता नहीं था कि ये क्रैक कैसे होगा, बिकॉज इंडिया में कोई इस तरह से कर नहीं रहा था। अब्रॉड में चल रहे थे, लेकिन अब अब्रॉड वाले किससे पूछोगे आप कि ये कैसे हो रहा है टेक्नोलॉजी। तो देन फिर मैंने वहां से रिजाइन किया, एंड फिर 9 नवंबर को हमने अनाउंस किया 2020 में कि हम पहला डिजिटल रेडियो ला रहे हैं। तब तक हम इसको क्रैक कर चुके थे कि हाँ ऐसा कुछ करेंगे। तो फिर हमने उसमें म्यूजिक प्ले करना शुरू किया, और वो उस तरह से वो होते होते फिर वो बन गया। एंड मैं ये कहूँगा टाइमिंग अच्छी रही। फिर उसके बाद जैसे ही हमने लॉन्च किया, सेकेंड कोविड आ गया, तो वो और ज़्यादा दिक्कत वाला था कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू वो नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो गाड़ी में जितने लोग एफएम सुनते थे वो सब तो बंद हो गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वो रेडियो डाउनलोड डिजिटल रेडियो चलाओ। तो उस वक्त पे जो है हमारी लिसनरशिप एकदम बूम। आई थिंक हमने लॉन्च किया था 3 फरवरी को। पहले 24 घंटे में हमारे 5,000 ऐप डाउनलोड थे, अगले 12 घंटे में फिर 5,000, 10,000 ऐप डाउनलोड हो गए थे, और जुलाई तक हमारे जो हैं लगभग 1 लाख ऐप डाउनलोड हो चुके थे। तो फिर वो बढ़ता चला गया। तो यही है। अच्छा, जैसे मतलब आप एक उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और आपने एक बड़ा चैलेंज लिया। आप बड़े बड़े महानगरों में, मेट्रो सिटीज़ में आप काम कर रहे थे, बहुत अच्छी सैलरीज पे आप काम कर रहे थे, बढ़िया पैकेजेस आपको मिल रहे थे। उसके बावजूद आप पहाड़ की तरफ वापस आए, और यहाँ पर आपको अपना स्टार्टअप करना है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है। कितना डिफिकल्ट रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इस पूरी प्रोसेस में आपको लगी? मैं ये कहूंगा कि अगर प्रॉब्लम वाइज वैसे कहोगे, देखो यार जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना वो तो सभी को आती हैं। कई बार क्या होता है, लोग अपनी परेशानियों को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, उनको लगता है सारा पहाड़ इन्हीं के ऊपर टूट गया है। तो ऐसा नहीं है। कई बार ये होता है कि मुझे ये लगता है ना, कुछ चीजें होनी होती हैं, ऑटोमेटिकली आपके काम बनते जाते हैं, बस आपको राइट डायरेक्शन में, जो मैं वो गैप वाली बात कह रहा हूँ, एक वो आपका इंटेंट ठीक होना चाहिए। अगर आपका इंटेंट ठीक है कि मैं ये सच्चे मन से कर रहा हूं इस काम को, और क्या कर रहा हूं आपको पता होना चाहिए। देखिए आप बहुत लोगों से पूछोगे, इस आइडिया के पीछे भी मैं बता रहा हूं, मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ने भी मना किया। उन्होंने कहा यार कौन सुनता है, कौन ऐप डाउनलोड करेगा, कैसे होगा, पता नहीं क्यों दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है, वीडियो बना रही है, तुमको रेडियो करना है, तुम्हारे साथ के सारे रेडियो जो कि कोई टीवी में एंकर हो गया, किसी की पिक्चर आ रही है, और तुम कहाँ है, ये उत्तराखंड में देहरादून छोटी सी जगह, और वो सब। मेरे को क्लैरिटी थी कि एग्जैक्टली करना क्या है। और उस वक्त पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक भी सहयोगी, एक भी ऐसा व्यक्ति तो जो कह दे कि हाँ तुम करो। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेरी वाइफ है मोनिका, जो हमारी को फाउंडर भी हैं, और हमारे ऑपरेशन सो रेडियो में वही देखती हैं, बिकॉज मैं बाहर इतना रहता हूँ, ट्रैवल इतना होता है। तो उनका ये कहना था कि करो, अगर तुम्हें ये लगता है कि हो सकता है तो करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी वाला ये सब उन्होंने ही क्रैक किया। अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा है ये चलता कैसे है वो रेडियो हमारा, उन्हीं को पता है कैसे चल रहा है ये।
तो वो चाहे अमेजोन से लेके बाहर जो सॉफ्टवेयर से लेके वो सब चीजें, तो वही था। बाकी जैसे पेरेंट्स वगैरह हैं ऑब्वियसली बागेश्वर रहते हैं, तो एक लिमिटेड एक्सपोजर के तहत उनको ये लगता है क्यों रिस्क लेना यार, ठीक तो चल रही है नौकरी, कहाँ ये वो, थोड़ा सा पहाड़ में मतलब पहाड़ों के लोगों का सभी का है ये। वही रहता है। वो ये सोचते हैं कि एक सुरक्षित जॉब हो, 2 रोटी खाने को मिल रही है, तुम हमको कुछ मत देना, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, फालतू चक्करों में मत पड़ो, घबराहट हो। बड़े लोगों के काम है ये। करेक्ट, वो यही वाली स्टेटमेंट उनकी थी कि अरे यार वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कहाँ कर पाओगे ये वो, इस तरह से। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि एक आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, और एक और व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो कहे कि हाँ यार इसको कर लो, तो मुझे लगता है कि वो हो जाता है। जैसे होता है ना, आप हिल्स में ड्राइव करते हो, गाड़ी एक ही आदमी चला रहा होता है, लेकिन एक को पैसेंजर आपको आगे ऐसा चाहिए होता है, और ये कहते हैं कि वैसे आदमी को बैठाना जिसको नींद ना आती हो। तो गाड़ी तो एक ही आदमी चला रहा है, बस वो बगल में है, इस चीज का एहसास है, और आप कई 100 किलोमीटर निकाल देते हो गाड़ी। तो यही है एक्चुअली लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वैसे डिफिकल्टी थी, पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा आज तक भी। मैं यही सोचता हूँ कि क्योंकि आजकल तो क्या है ना, बात बात पे ट्रोलर्स खड़े हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। नहीं, कई बार मतलब एक चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर लोग स्टार्टअप करते हैं जी। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन में उनको दिक्कत आती है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे गवर्नमेंट तक, अगर उनको जरूरत है तो कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचे? नहीं देखिए, क्या होगा ना, मेरे साथ भी हुआ। जब मैं गया, मैं तो सबसे पहले एमएसएमई के पास गया, मुझे लगा मैं तो कुछ महान काम करने जा रहा हूँ स्टेट के लिए, क्योंकि क्या होता है देखिए, प्रिंट की अपनी एक लिमिट है कि भाई वो रोड साइड चलेगा, होर्डिंग्स की भी अपनी एक वो है। तो मुझे लगा यार गांव में बैठा आदमी, देखिए कई जगह वीडियो नहीं चलता, कई जगह चलता है, लेकिन हम क्योंकि 2G पे चलाते हैं 96 kbps पे, और ये क्योंकि आपको आंखों से नहीं देखना है इसको क्या है, आपने जेब में भी डाल दिया, आप अपना काम कर रहे हो, घास काट रहे हो, क्योंकि रेडियो यही मीडियम है एक्चुअली। रेडियो जब पहले एफएम फ्रीक्वेंसी पे भी था, यही मीडियम होता था, आप अपना ऑन कर लीजिए, अपना खाना बनाते रहिए, सुनते रहिए, आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, टाइपिंग बगल में चल रहा है, ऐसे ही होता था पहले। तो मुझे ये लगा कि यार मैं तो कुछ महान काम करने जा रहा हूँ। तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा बॉस ये एक आइडिया है। तो उन्होंने कहा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पहले ये बताओ इससे पहले किसी ने किया है? मैंने कहा नहीं। तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा, दिल ही टूट गया एकदम। मैंने कहा यार मुझे तो लगा है बहुत नोबल कॉज है एक्चुअली। मुर्गी पालन का आइडिया है तो लेके आओ। हाँ, वो एक्चुअली, ये तुम्हें कैसे पता भाई, ये हुआ था। हमने भी करा ये चीज, ऐसा ही होता है। नहीं, वो क्योंकि उन्होंने मेरे को, मैंने कहा फिर आप किस पे देते हो ये सब्सिडी और ये व्हाटएवर, ऐसा ही होता है। तो कह रहे थे देखो भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली, इस पे मिल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो मुझे पता है। हमारा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, सिंगर, बाद में बता दूंगा इसके बाद कौन। उसको एक बार ना पैसों की जरूरत पड़ी, और वो कुछ अच्छा काम करने जा रहा था, लेकिन ये हुआ था कि उसमें सब्सिडी जो है उस चीज के लिए नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने कहा किस पे है सब्सिडी? तो उसके गांव में जो भी होंगे वहां अधिकारी, उन्होंने कहा ना गाय पे मिल रही है। अच्छा। तो उसने क्या किया, एक गाय खरीदी और उससे पैसा लिया, जो उसको काम करना था वो क्या, गाय बेचती, उसकी कुछ फोटोग्राफी होती है शायद, और हर साल वो किस्त देता था। तो हर साल ये बताना होता था कि गाय भी जिंदा है, ऐसा कुछ वो मुझे बता रहा था। तो क्या हुआ, 2-3 साल तो सही चला मामला। एक दिन कोई अधिकारी चेंज हो गया, तो उसने कहा यार ये किसकी फाइल है ये, इसमें 3 साल से गाय एक ही जगह पे बैठी हुई है, हर साल नई फोटो आ रही है, और ये 3 साल से एक ही जगह बैठी हुई है। तो फिर वो सिंगर जो हमारा मित्र हो गया, उसने पैर पड़े उनके, कहा भाई साहब देखो मैं किस्त तो दे रहा हूँ ना, एक्चुअली दिक्कत ये हुई थी कि मेरे को लोन तो किसी और चीज के लिए चाहिए था, लेकिन ये दे नहीं रहे थे, तो मैंने गाय का बहाना करके। तो कई बार हमारे फील्ड में और यहाँ स्पेशली और सर्विस सेक्टर में मुझे लगता है कि देखिए जमाना बदल रहा है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है गाय, मुर्गी, मछली जिनको उनका करना है वो ठीक हो गया, बिल्कुल। अब यार वो एक डिजिटल क्रिएटर से या मुझ जैसे रेडियो जॉकी से एक्सपेक्ट करें कि तुम्हें मछली पालन पे लोन देंगे, तो ये चीज ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अभी बदल गया, नुकसान होगा। अभी बदल गया है। अभी इन चीजों को लेकर भी सरकार काफी मदद कर रही है। तो अब मैं अगली, जैसे आपसे बात करके मुझे बहुत पॉजिटिव फील आ रहा है। तो आप इतने पॉजिटिव, अभी मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि मैं जब एक जगह पढ़ रहा था, 11वीं में आप फेल हुए, अभी बोर्ड के रिजल्ट आए 10वीं 12वीं के, कुछ बच्चे किसी कारण से रह जाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उन्हें, जीवन को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, आप क्या मैसेज देना चाहते हो आपको? एक्चुअली बच्चों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है समाज से कहना। बच्चों से तो क्या कहेंगे, बच्चों को तो सब कह ही रहे हैं, समाज से और पेरेंट्स से कहना बहुत जरूरी है। और मैंने ये 2 साल पहले एक वीडियो भी बनाया था, मैंने यही कहा था कि आपको थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए इन बच्चों के प्रति,
थोड़ा सा करुणा का भाव रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए कि सब्जेक्ट्स में फेल होना और जिंदगी में फेल होना दो बहुत अलग बातें हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप कुछ और नहीं बनेंगे, लेकिन वो तो बन ही जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आप देखें ना, ये पढ़ाई और ये मार्क्स कब से शुरू हुए? जब से ये कॉलेज वालों ने और स्कूल वालों ने बच्चों को होर्डिंग्स पे टांगना शुरू कर दिए कि हमारे बच्चे का, रोज आप अखबार देखें उसमें यही लिखा रहता है कि हमारे बच्चे की प्लेसमेंट हुई है कॉलेज के और इसका 60 लाख का पैकेज लग गया। मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में क्या सिर्फ 60 लाख, 80 लाख, 2 करोड़ का पैकेज लगना ही सब कुछ है? उन्हीं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके यहां से कितने लोग एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको कभी आपने छापा? कितने लोग ये सफाई को लेके काम कर रहे हैं, नदियों को लेके काम कर रहे हैं? आपके यहां से कितने आर्टिस्ट बने, कितने ऐसे लोग बने जो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपने उनको फ्रंट पेज पे छापा हो? जरा उनकी भी तो होर्डिंग लगाइए। क्या सिर्फ 60 लाख, 80 लाख का पैकेज लगना ही जिंदगी में सब कुछ है? तो फिर मुझे ये बताइए, फिर ये जो नदी के लिए, पर्यावरण के लिए या बाकी चीजों के लिए, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? फिर इनको भी नहीं करना चाहिए? जिसका पैकेज लगा है 60 लाख का, वही करे फिर। तो मुझे ये लगता है कि हमको हर चीज को सेलिब्रेट करना है। कई बार हम ना, मान लीजिए आपकी गणित कमजोर है और मैं आपका गणित में ही टेस्ट ले लूं, और आपकी हिंदी लेखनी बहुत अच्छी है और मैं जानबूझ के आपका गणित में टेस्ट लेके कह रहा हूं ये आदमी फेल है। ये बच्चों के साथ हो रहा है। हम उनका उस चीज में टेस्ट ही नहीं ले रहे हैं जिस चीज में वो सबसे अच्छे है। हम हमेशा उस चीज में टेस्ट लेके फेल बता दे रहे हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो ये चीज से हमको बचना है। आप मेरा लेते ना टेस्ट, म्यूजिक में लेते, क्या पता मैं निकल जाता म्यूजिक में। अब तुमने फिजिक्स का टेस्ट ले लिया मेरे से। ये वही वाली बात है ना कि वैज्ञानिकों से कह दो कि सोनू निगम जैसा गा के दिखाओ, और सोनू निगम से कह के मतलब उसको बोलो कि वो यार वो ब्रह्मोस उड़ाना है, चलो चलता है, वो तो हाथी खड़े कर देगा ना। भाई मेरा काम गाने का है यार, तुम मेरा किस चीज में टेस्ट ले रहे हो? उसमें तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। तो कई बार हम गलत चीज में टेस्ट लेते हैं और फिर कहते हैं कि देखो तुमको फेल कर दिया हमने। तो समाज को थोड़ा सा करुणा का भाव रहने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैं खुद भी देखता हूँ कई बार, आप बहुत शहरों में रहे जैसे, तो आप एक पहाड़ी होना या फिर छोटे शहर से आना, ये एक बनता है कभी करियर को लेकर बैकलॉग बनता है, या कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं या आपने महसूस करी हो? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं जब यहाँ से गया ना, बागेश्वर से दिल्ली, हमने अकाउंट्स का ट्यूशन लगाया, दिल्ली वाले एसएसटी का ट्यूशन लगाते थे। अच्छा। तो सबके अपने दुख हैं। हमको एसएसटी या उसमें प्रॉब्लम नहीं था, उनको उसमें। अभी मैं इसी शहर में, हमारे एक मित्र हैं, उनका बच्चा हिंदी में फेल हो रखा है। अच्छा। तो सबके अपने पेन पॉइंट है। पहाड़ का बच्चा देखो, कम से कम उसकी हिंदी ठीक होगी, उसको लिखना, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, थोड़ा एक्सपोजर की कमी से आपको डे 1 पे हो सकता है। जब मैं दिल्ली गया उस जमाने में ये ब्लू लाइन और ये बसेस चलती, तो आपको बस ये समझ में नहीं आता था। अब वो पहली बार बस में 2 दरवाजे देखे, चढ़ने का अलग है, उतरने का अलग है, तो आपको थोड़ा एक दिन घबराहट होगी। थोड़े से लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं। नई नई मेट्रो आई तो वहां कहते थे कि 2 स्टेशन पहले से कोशिश कर लेना, नहीं तो यहीं रह जाओगे। अच्छा। क्योंकि वो अगर स्टेशन आ रहा है तब सोचोगे उतरने की, तब तक तो 2 मिनट में वो निकल लेती थी ट्रेन। आधे लोग बाहर के अंदर घुस जाते थे, अब अंदर ही रह जाते थे। तो वो स्ट्रगल थोड़े से रहते हैं, लेकिन समय के साथ वो हट जाते हैं। बाकी आप पहाड़ से निकले हो, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है। शहर का व्यक्ति आज ट्रैकिंग करने पहाड़ पे आ रहा है, और हमारे यहाँ का बंदा वो खाली दुकान से सामान लाने और उसी में उसका इतना ट्रैक हो जाता है। हमारे गांव में ऊपर मंदिर में एक दिन पूजा थी, तो पूजा में थोड़ा समय लग रहा था। 1-2 बच्चों को भूख लग गई, बहुत ही छोटे थे। उन्होंने कहा क्या दें। किसी ने कहा इनके लिए ना मैगी मंगा दो। अब वो पार था करीब 3 किलोमीटर दूर दुकान, पहले ऐसे नीचे फिर यूं। वो एक बच्चा गया, उसको कहा ले आएगा, उसने कहा हाँ अभी 10 मिनट में, और यकीन मानो वो 5 मिनट में भागता हुआ गया और 5 मिनट में ऊपर चढ़ के आ गया। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। अगर आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बनाओ ना यार। यहाँ के जितने लोग जो फौज में नहीं जा पा रहे हैं लेकिन उनका बिल्ड बहुत सही है, उन सबको ये शहर के स्कूलों में जो है स्पोर्ट्स का टीचर बना दो ना, क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे अगर काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स ठीक निकलते हैं। बाकी छोटे शहर जैसा कुछ रहता नहीं। और अब तो इस डिजिटल स्पेस में, मैं ये दूसरी बार कह रहा हूँ, पिछले 7 साल में 2018 में मेरे पास कोई ऐसे आए थे, तब मैंने कहा था कि कोई
शहर छोटा बड़ा नहीं होता है, और स्पेशली इंटरनेट के ज़माने में, और ये 2025 में मैं फिर बात कह रहा हूँ, आज आप देखिए हर छोटे शहर से कितने क्रिएटर निकल रहे हैं, कितनी तरह का काम निकल रहा है। छोटे छोटे शहरों से लेडीज अचार बेच के भी इतना बड़ा रेवेन्यू बना दे रही हैं। नोएडा जैसे एक छोटी सी जगह से, मतलब नोएडा वैसे देखो कि बड़ा है, लेकिन जहाँ पे निशा मधुलिका ने अपने घर में होम किचन स्टार्ट की, आज वो 50 करोड़ का उनका टर्नओवर है सालाना। यूट्यूब से वो अर्न कर रही हैं वीडियोस बना के। तो मुझे ये लगता है कि इंटरनेट के ज़माने में अब तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ बागेश्वर में, मैं एक अभी याद आ गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक हरीश ओलेरिया करके हमारे ट्यूशन टीचर होते थे। आज से 25 साल पहले वो 300-400 बच्चों को पढ़ाते थे, और एक बच्चे की फीस मेरे ख्याल से 250-300 रुपए थी उस जमाने में, 25 साल पहले। अब कैलकुलेट कर लो नंबर्स। ये करने वाला चाहिए, रोजगार की कमी नहीं है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे कि 2019 में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अलावा बहुत बार मैं देखता हूँ कि सरकारों के मंचों पर आप होते हैं, तो आपका उत्तराखंड को लेकर क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को आप? यार देखो, एक तो यहाँ हर आदमी नेता है, ये बात तो ठीक है। मुझे लगता है ना कि जैसे क्योंकि यहाँ रोजगार के वो कम है क्षेत्र, आपने कहा भाई फौज हो गया और आपका होटल मैनेजमेंट, तो तीसरा रोजगार का क्षेत्र मुझे लगता है आदमी यहाँ नेतागिरी ही समझता है। कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन मैं कहता हूँ इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं ऐसा होता है कि आप राजनीति को घर में डिस्कस करें, आप विद्यालयों में पढ़ाएं? क्योंकि उसमें तो हम कहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे युवा राजनीति में नहीं आते। दूसरी तरफ हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि जब अच्छे युवा आना चाहते हैं तो पहले तो 40-45 साल तक तो उनके खुद के घर में उनकी नहीं चलती, कि मतलब अगर 6 लोगों के परिवार में युवा अपनी कोई बात कहना चाहे तो उनका परिवार ही उनको नहीं सुनता। तो समाज कैसे सुनेगा? समाज नहीं सुनेगा तो राजनीति कैसे सुनेगी? तो जिस दिन आप अपने घर में पॉलिटिक्स डिस्कस करने लग जाओगे, उसको अप्रूव करने लग जाओगे, फिर मोहल्ला अप्रूव करेगा, फिर समाज करेगा, तो राजनीति में लोग आ जाएंगे। हुआ क्या है, हम सेलिब्रेट करते हैं मुख्यमंत्रियों के बदलने को। हमारे यहां आम तौर पे ड्रिंक्स पे लोगों की डिस्कशन का पॉइंट होता है ये कि कब बदल रहे हैं। हम पता नहीं क्यों खुश हो जाते हैं इस बात में। हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो जिसको किसी भी सरकार ने चुन के वहां पे बिठाया हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट, किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए आप ये काम कर रहे हैं और मैं आज से ही आपको रिजल्ट मांगने लगूं आपकी 3 वीडियोस अपलोड होने के बाद, तो ये क्या नाइंसाफी नहीं होगी? आप जरा 300 वीडियोस तो अपलोड होने दीजिए, फिर आप खुद अपना रिपोर्ट कार्ड दे दोगे कि यार ये काम किया और ये काम नहीं किया। हम क्या होता है ना, डे 1 से पूछने लग जाते हैं। ये वैसा ही है कि कक्षा में किसी का पहले दिन एडमिशन हुआ और उससे उम्मीद करने लग जाते हैं पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। डे 1 पे बोलना शुरू कर देते हैं, अरे यार 365 दिन कक्षा में बैठने दो, रिजल्ट आने दो, फेल हो जाएगा तब बात कर लेना इसके बारे में। डे 1 से आप क्यों वो करते हो? तो मुझे ये लगता है, और ये क्यों होता है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है, मैं बहुत सारे राजनीति से जुड़े हुए लोगों से जब यहां मिलता हूं, ठीक है, उनमें एक मुझे ड्रॉबैक, एक प्रॉब्लम लगता है, एक्सपोजर की कमी। कुछ लोगों में बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बाहर गए हैं, देखे हैं, घूमे हैं, पढ़ते हैं, एट द सेम टाइम एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग लोगों को। मैं कई लोगों को जानता हूं जो बात करते हैं वहां साउथ में एनटीआर क्या कर रहा है, उधर गोगोई का क्या हो रहा है, वहां हिमंता जी क्या कर रहे हैं, या दूसरे उसमें भी कि किस तरफ क्या चल रहा है। क्योंकि आप यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, नॉर्थ की पॉलिटिक्स तो आप समझते हो कि वहां बंगाल में किस तरह का वो हो रहा है। उसके अलावा भी आप यहीं हिमाचल में देखिए ना, आपके पास वीरभद्र जी जैसे व्यक्ति थे जो आई थिंक 5 या 6 बार मुख्यमंत्री रहे। कोई तो वजह रही होगी ना, कैसे बन गए वो। डॉक्टर परमार का जो कंट्रीब्यूशन हिमाचल को लेके है वो किस तरह का रहा, थोड़ा सा स्टडी कर लें, थोड़ा समझ लें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको रट्टा लगा लीजिए, क्या पता वहां से कुछ आपको सीखने को मिल जाए जब आप बाहर जाएंगे। और एक ही दिशा में मत सोचिए। सिर्फ पुल बनाना, सड़क बनाना, खड़ंजे खोदना, ये नेतागिरी नहीं होती है। मुझे ये बताइए, कल्चर के तौर पे 25 वर्ष में आप कितने ऊपर गए हैं? क्या हम कोई ऐसा लीडर तैयार कर पाए हैं जो कल्चर के तौर पे हमको लीडरशिप दे सके? क्या हम कोई ऐसा व्यक्ति तैयार कर पाए हैं जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हमारा लीडर बने? क्या हम कोई ऐसा व्यक्ति तैयार कर पाए हैं जो मेडिकल को लेके जो है कुछ गेम कर जाए, एजुकेशन में कुछ कर जाए,
नदियों को लेके हम लीडर तैयार कर पाए हैं, लोक भाषा को लेके हम कर पाए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें हर फील्ड में, अगेन कह रहा हूं कि नेता सिर्फ वो नहीं है कि आपने खड़िया खड़ंजे हाईवे बन गए, टनल खुद गई, वो तो एक प्रोसेस है। उसके अलावा भी तो एक समाज के तौर पे हम कितना उठे हैं, कितना हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बढ़ा है। समाज को राजनेताओं के प्रति भी थोड़ा सा करुणा का भाव अगेन रखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि ये लोग चोरी करते हैं, दूसरी तरफ हम ही उनसे डिमांड कर रहे होते हैं, राइट? क्योंकि अगर वो हमारी बेटी के ब्याह में आ रहा है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 51,000 21,000 दे के जाए। तो अगर एक विधानसभा में अगर वो 5 साल में है, मैं कह रहा हूँ 1,000 शादियों में भी गया, तो आप लगा लीजिए फिर उसकी इनकम वर्सेस ये। और नेतागिरी आजकल क्या है, वो एक प्रोफेशन की तरह ही हो गया है, उसमें भी खर्चे हैं, गाड़ी घोड़ा ये वो सब कुछ। तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है और थोड़ा सा हमें ये सोचना है कि यार हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, कि वो अपना काम करें, तभी हम क्या होगा ना, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, देखिए कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए नदियां हैं, नदियों को सफाई को लेकर इतना बजट क्यों आता है? क्योंकि हम नदियों को गंदा करते हैं। तो हम अपने पैसे को पहले वो गंदा करते हैं, खराब करते हैं, और फिर उसके लिए हमारा जो बजट है, मान लीजिए एक एक्स अमाउंट है, वो उसकी सफाई में लग रहा है। आप सड़क पे देखिए, जब आपके डिवाइडर लगे रहते हैं, वो स्पेशली ऑरेंज कलर के जब वो लग जाते हैं कुछ जगहों पे, आप आज लगा के देखिए 4 दिन बाद गाड़ी वाले उसको दबा के निकल जाएंगे। तो फिर वो नए आएंगे, नए खरीदे जाएंगे वो, राइट? तो ये नए क्यों खरीदे जा रहे हैं? आप किसी का खाली प्लॉट देख लीजिए, हम खुद में नहीं झांकते। किसी मोहल्ले में खाली प्लॉट, इस बात की गारंटी है कि ये डस्टबिन है, लिखा है क्या किसी ने वहां ये डस्टबिन है? तो क्यों डालते हो भाई? मैं जहां पे रहता हूँ, हमारा ऑफिस जहाँ है उसके बगल में ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है, और मैंने ओएनजीसी वाले ही 2-4 मित्रों को कहा, मैंने कहा भाई ये तुम्हारी सड़क पे इन्होंने कूड़ादान बना दिया। अभी 6 महीने पहले एक दिन वहां 2-4 पॉलिथीन गिरी थी, मैं रोज सुबह उसी रास्ते से जाता हूँ, तो मुझे लगा शायद वो कूड़े वाली गाड़ी से गिर गया है। अगले दिन वो 8-10 हो गए, तीसरे दिन वो 40-50 हो गए, अब तो वो परमानेंट वो हो गया है। और वो इतना वीवीआईपी एरिया है, मतलब वहां से रोज मुख्यमंत्री गवर्नर गुजर रहे होंगे, ना वहां पार्षद को कोई लेना। और मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं वो पहला व्यक्ति कौन था जिसके मन में आ गया कि इसी सड़क पे फेंकना है ये, और उसको फॉलो करने वाले कौन ये लोग हैं। और फिर हम सोचते हैं कि राजनीति साफ कर देंगे। तुम अपने मोहल्ले का कूड़ा साफ नहीं कर पा रहे हो और तुमको लगता है तुम राजनीति साफ कर दोगे? इसको ठीक करो, पहले अपने बिहेवियर को ठीक कर लो यार। इतना ही कर लोगे ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कल्चर बदल रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि पहले तो हमारा उत्तराखंड इस तरीके से, चाहे क्राइम की बात होती थी या फिर इस तरीके की चीज़ों की बहुत कम सुनने देखने को मिलता था। कल्चर बदल रहा है, आप बहुत सारे सिंगर से भी मिलते हैं, लोक कलाकारों से आप मिलते हो, तो उनका क्या, आप क्या देखते हैं कि उनका क्या अनुभव है, किस तरीके से वो चीज़ों को बदलते देख रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ वो साझा करते, थोड़ा आप बताएं। यार अब उनका तो वही ज्यादा बता सकते हैं, बट कल्चर किस सेंस में आप कह रहे हो बदल रहा है? क्योंकि जैसे पहाड़ों की जो छवि रही है पहले से, क्राइम को लेकर भी या एक गलत डायरेक्शन में सोचने को लेकर, हाँ वो तो हुआ है। देखिए उसमें क्या हुआ है ना, जब तक मुझे ये लगता है, मैं ये कहता हूँ जितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, देखिए आपके यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे राज्य का नाम हो रहा है। वो बच्चे कहीं हॉस्टल में रुकते होंगे तो किसी को रेवेन्यू वहां से जनरेट हो रहा है, कहीं वो खा रहे होंगे वहां जनरेट हो रहा है, किसी के यहाँ से किताबें खरीद रहे हैं, आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो रेवेन्यू उत्तराखंड के लिए है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हम ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो, क्योंकि अब हमने यहाँ एडमिशन ले लिया है तो हमें खुली छूट है कि हम एक बुलेट में 4 लोग, और जिस बुलेट में नंबर प्लेट नहीं है वो करते हुए और जो है शर्ट उतार के निकल रहे हैं, क्या हम जो लोग घूमने आ रहे हैं और मसूरी की वादियां देख के वो अचानक से एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम जो है राजपुर रोड से ऊपर जाते ही अब हम सनरूफ से बाहर निकलेंगे और जो है लहराना चालू कर देंगे? आप शाम के समय देखिए मसूरी वाली रोड और जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, ये आपकी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है, आपके पैसे हैं, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसका समय और जगह वो तो तय की जा सकती है कि जगह कहाँ होनी चाहिए, क्या वो सड़क होनी चाहिए, और समय क्या ये होना चाहिए कि जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, शायद उसके बाद हो सकती है, या कभी आपको चिल करता है वो जगह कुछ और हो सकती है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि
आप छड़ी वहां तक घुमाओ जिससे किसी की नाक पे ना लगे, अब वो नाक पे लगने लग गई है एक्चुअली, जब ये एक्सीडेंट्स को हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया का भी एक बड़ा कारण हो सकता है इन चीज़ों का, कि लोग थोड़ा नहीं तो आप देखा देखी। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीजें भी हैं, उससे भी तो इंस्पायर हो सकते हैं, नहीं हो रहे ना। तो फिर इसमें एक ही चीज है, लॉ एंड ऑर्डर, आपको वो सही करना पड़ेगा। आप मित्रता सेवा सुरक्षा, ठीक है, आप सुरक्षा सेवा मित्रता करके देखिए, एक बार उल्टा करके देखिए इसको। आप पहले मित्रता क्यों करना चाहते हैं, और स्पेशली उस व्यक्ति के साथ में जो डैमेज कर रहा है, तो उसके साथ तो मित्रता का सवाल नहीं बनता है ना। मित्रता उनके साथ कीजिए जो जरूरतमंद है ना, उनके लिए एक आइडियल पुलिस बनिए। जो एक बात है, पहाड़ियों की प्रवृत्ति ही नहीं रही है डैमेज करने वाली। करेक्ट। इसी चीज पे मैं कह रहा था कि ये जो इनमें बदलाव हो रहे हैं लोगों के बिहेवियर में, कल्चर में, दिनचर्या में, तो मेन मुख्य कारण क्या हो सकते हैं कि कहीं गवर्नमेंट की या फिर जो सोसाइटी है उस पे कुछ इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट है, या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा सब कुछ ही है यार, क्यों नहीं है। एक बात देखिए ना, सिर्फ हमारा शहर नहीं है, ओवरऑल आप कंट्री को देखिए क्या हो रहा है। हूँ। आदमी फेमस होने के लिए किस हद तक नहीं जा रहा है। आप आज इंस्टाग्राम खोल के देखिए, मैं तो हैरान हूँ, वो ट्विटर पे वीडियोस आने लग गई हैं अब। ट्विटर के ऊपर जो हैं, जिनको आप फिटनेस वीडियोस का नाम दे रहे हो, वो सॉफ्ट पॉर्न सेल कर रहे हैं। पहले वो एक्सेसिबल नहीं होता था, अगर किसी को खरीदना होता था ना, वो डीवीडी सीडी वाले को, और वो भी क्योंकि मोहल्ले का होता था तो कोई बड़ा भाई जाता था, छोटे स्कूल के बच्चे तो जा भी नहीं पाते थे। जब मतलब हम छोटे होते थे तो कभी कहते थे एमएमएस लीक हो गया, तो Correct. जो उस टाइम पे ऐसा लगता था ये एमएमएस लीक हो गया, आज के टाइम में ओपनली चल रहा है, बहुत ओपनली चल रहा और स्पेशली ये फिटनेस वीडियोस के नाम पे जो हो रहा है। है, और वो ट्विटर तक, इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था, वो ट्विटर तक चला गया है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर में कंज्यूम कर रहे हो। और यही चीजें हैं, सेम हो रहा है वायरल होने का, वायरलिटी के लिए आदमी किसी का घर फूक दे रहा है, कोई गाड़ी से किसी को टक्कर मार दे रहा है, कोई सड़क पे इस तरह की वीडियोस बना रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको, और इसका सबसे पहले हमें जो करना होगा ना, हमको इन चीजों को सेलिब्रेट करना बंद करना होगा, कि हम अपने आइडल किनको बना रहे हैं। जो गालियां बक रहे हैं उनको तुम आइडल बना रहे हो, रेस लगा रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं, उनको आइडल बना रहे हो, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है उसको तुम आइडल बना रहे हो। और वो तो समाज ही तय करेगा ना, वो कोई सरकार थोड़ी तय कर सकती है। आपके या मेरे देखने पे किसी का बस कैसे हो सकता है? ये तो मुझे ही तय करना पड़ेगा ना, मुझे इसको नहीं देखना है एज ए सोसाइटी। मैं किसी पे वैसे नहीं कमेंट कर रहा, एक आदमी आता है, इतनी बड़ी थाली है और वो इतना खाना खाता है उसमें, और अजीब तरह से खाता है वो, और पता नहीं वो कौन कौन सा जानवर खा जाता है वो, और उसके मिलियन में फॉलोअर हैं, उसको लोग अपने यहाँ इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं। चॉइस हो सकती है, लेकिन समाज रोज उसकी वीडियोस देख रहा है, कमेंट कर रहा है, इसीलिए तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। कोई व्यक्ति अगर रोज यूट्यूब पे बैठ के गालियां दे रहा है और समाज उसको पैसे दे रहा है, 200 500 रुपए दे रहा है, और एक ही रात में वो पता नहीं कितने लाख उससे बना रहा है, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसका मतलब उसको हम, तो जिस दिन हम कंटेंट वो कंज्यूम करना बंद कर देंगे, उस दिन उसको तरीका बदलना पड़ जाएगा। वो कहेगा यार ये कंटेंट नहीं चल रहा, अभी तो चल ही रहा है उसके हिसाब से। तो सोसाइटी की तो जिम्मेदारी है इसमें। आप किसी का यूट्यूब अकाउंट थोड़ी बंद करवा सकते हो, आप किसी के बोलने पे थोड़ी बंद कर सकते हो। समाज को ये करना होगा कि मैं उस तरह का कंटेंट कंज्यूम ही ना करूं। जर्नलिस्ट के साथ नहीं हुआ, टेलीविजन पे लोग गालियां बकने लग गए हैं अब। मतलब जर्नलिस्ट की एक इज्जत होती थी, एक विद्यालय के टीचर की क्या इज्जत होती थी पहले, और कोई अगर पत्रकार है, समाज में सबसे ज्यादा अगर कोई पूजा और पूछा जाता था, वो जर्नलिस्ट होता था। आज के टाइम पे आप टेलीविजन पे देख लीजिए, मतलब ऐसी हालत हो गई है, जर्नलिस्ट को लोग गाली देके जा रहे हैं, और जर्नलिस्ट जो है थप्पड़ दिखा रहे हैं कि तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक टीवी चैनल पे मैं एक दिन देख रहा था डिबेट में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को, जो स्पोक्स पर्सन था, वो लौकी और चाकू लेके आया था, ये दिखाने के लिए कि एक जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे टूट गई। कह रहा पहले ऐसे कटी, फिर ऐसे कटी, ऐसे। मैंने कहा कुकरी का शो चल रहा है क्या? ये न्यूज चैनल है ना ये। ठीक है, आप हो सकता है एग्जाम्पल दे रहे हो, पर क्या एग्जाम्पल के तौर पे यही बचा है? त्रिशूल और तलवार लेके बैठा रखे हैं लोग। एक चैनल पे यहां से त्रिशूल लेके बैठा हुआ था और एक पाकिस्तान का कोई तलवार लेके बैठे। मतलब ये तो न्यूज नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। अब लेकिन उनको बंद कौन करवाएगा? उसको बंद पब्लिक ही करा सकती कि वो देखना बंद करते। आप देखते हुए, कंज्यूम करते हुए शिकायत नहीं कर सकते कि रोज देखो।
और ऐसा नहीं कि मैं देख रहा हूँ, ये फीड पे आती हैं एक्चुअली, रिकमेंडेशन। वो फीड पे रिकमेंडेशन में वो दे देता है, या वो फीड पे आ जाती है कि तो ये कोई रेगुलेटरी बोर्ड या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी बातचीत चल रही थी बीच में, तो ये होना चाहिए? मतलब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला जैसा का है। नहीं नहीं, इस टाइप। आज़ादी तो है ही, सभी को होनी चाहिए, वैसे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जरूर होनी चाहिए कि यार इस तरह का मत कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आई, तो सब में जोश है, यहाँ भी जोश है, उनको हम जवाब दे, वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आपस में जो ये गाली गलौज पे उतर आते हैं, थप्पड़ मारने लगते हैं या कुछ इस तरह का, वो कहीं ना कहीं तो एक आपको एक गेट लगाया होगा ना उसमें कि यार इससे इधर को नहीं जाना है बॉस। आप बात कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, अच्छे एग्जाम्पल कोट कीजिए, अच्छी शेरो शायरी कर लीजिए, कुछ ऐसा सुना दीजिए कि आदमी कहे जी वाह। लेकिन ऐसा एक मर्यादा किसी के परिवार पे हो या कोई वो चीज हो, वो बहुत ओवर हो गया है। और ये जो चिल्लाने का वो हो गया है कि इतना चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं वो वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो मोहल्ले में बैठ के जैसे पहले कोई डांट देता था ना, कोई पी पा के आ गया तो बस वो ऐसे ही लगता है वहां पे। फिर हम कहते हैं, एक दिन कोई कह रहा था कि एक एंकर वहां दारू पी के एंकरिंग कर रहा है, तो लेवल तो गिरता ही जाएगा ना। नेशनल मीडिया में तो ये चल ही रहा है, ऐसे में लोकल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि उत्तराखंड में या फिर पर्वतीय राज्यों में, और पर्वतीय राज्यों की सभी जगह लोकल मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में क्योंकि नेशनल मीडिया तो सरकार द्वारा ही चलेगी, जैसा माना जाता है वही होगा, लेकिन लोकल मीडिया का कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी या है इस समय, या आप कैसे देखते हैं लोकल? देखिए, इंटरनेट के आने से एक फायदा जो हुआ है, इंटरनेट के आने से क्या हुआ है, चीजें हाइपर लोकल हो गई हैं, तो बहुत अच्छा बदलाव है। आप या हम जैसे लोग एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकली इंटरनेट का कंजम्पशन हो रहा है। और देखिए, दिल्ली बैठ के संभव भी नहीं है। देखिए, कोई अखबार अगर दिल्ली से ही छपता रहे तो वो इतने राज्यों की कितनी कहानियों को दिखा पाएगा या छाप पाएगा। सेम न्यूज के मामले में है, उनके लिए जो महत्वपूर्ण स्टेट होंगे, जिनकी आबादी ज्यादा है, जिनकी सुनी जाती है, मान लो यूपी की हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, राजस्थान हो गई, उनकी ज्यादा, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वो सब। तो बाकी हम जैसे जो छोटे स्टेट हैं, और स्पेशली हिमालयन बेल्ट जो 12-13 राज्य इस तरफ पड़ रहे हैं, वो तो सब वही हैं, 1 करोड़ 80 लाख, 1.5 करोड़ 30 लाख 35 इस तरह की। तो उनके लिए उतनी जगह तो वहां होती ही नहीं है। लोकल मीडिया होने से क्या होता है कि नेशनल की खबरों को नेशनल वाले दिखाएं और लोकल के मुद्दों को लोकल वाले उनके ऊपर बात करें। एंड वो दोनों तरह से रीच में होता है, वो सोसाइटी के लिए भी और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके लिए भी। तो लोकल, तो मुझे लगता है कि ये और बढ़ेगा। अभी मैं देखता हूँ कई कई छोटे छोटे पंचायत लेवल पे कई चैनल बहुत अच्छा चल रहे होते हैं। गांव का कोई व्यक्ति है जो वहां से अगर व्लॉगिंग कर रहा है या वो गांव की कुछ अच्छी चीजें बता रहा है, कोई नई शॉप ही खुल गई, किसी ने कोई स्टार्टअप ही किया है, तो पहले कहाँ पता चलता था। अब एक बात बताइए, कोई गांव में अगर बिस्किट बनाने की वो कर ले तो नेशनल मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थोड़ी है। लेकिन एक गांव के लेवल पे या किसी जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे ये एक इनिशिएटिव है, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोकल मीडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं एग्जांपल इसका एक आपको दूं, मैं दिल्ली में जब नौकरी करता था, मैंने उन लोगों को, दिल्ली में जिस चैनल के लिए काम करता था, मैंने कहा देश की राजधानी है ये, तो आपको ना पूरे देश का म्यूजिक चलाना चाहिए एटलीस्ट संडे को, कि यार कभी आप बिहार का चलाते हैं, कभी बंगाल का चलाते हैं, कभी उत्तराखंड का चलाते हैं, कभी हिमाचल का। हमने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। आज मैं उत्तराखंड आया तभी तो पहाड़ का म्यूजिक चला पा रहा हूँ। सही बात है। हम कहने को कहते हैं कि दिल्ली में हमारे 35-40 लाख लोग रहते हैं, लेकिन क्या वो 35-40 लाख लोगों का एक गाना भी दिल्ली के किसी रेडियो स्टेशन में चलता है? 35-40 लाख लोग कम तो नहीं होते। सही बात है। हाँ, ठीक ठाक होते हैं, तो उनका तो कोई गाना नहीं चलता है। आप सेलिब्रेट करते रहो कि देश के सीडीएस आपके हैं और ये आपके हैं, वो तो ठीक है, वो तो है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे अब उसके लिए सिर्फ ये थोड़ी होना चाहिए कि 26 जनवरी की परेड में आपका एक गाना चल गया। सिर्फ उतना नहीं होना चाहिए ना। अगर 35-40 लाख लोग वहां हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो उसके लिए जगह बनानी चाहिए। अब शायद थोड़े थोड़े इनिशिएटिव, जैसे करंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से वहाँ पे जैसे अभी भवन बनाया गया है, तो वो चीज़ें मैंने पीछे बोली भी थी। एक दिन मैंने कहा, हम लोग दिल्ली में थे, हम आंध्रा भवन खाना खाने जाते थे, महाराष्ट्र भवन खाना खाने जाते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना सर्व करते थे। तो हमारा अगर उत्तराखंड भवन, उत्तराखंड का फूड और डेली मिले, कोई दूसरे राज्य का भी अगर कंज्यूम करना चाहता है, कल्चर के तौर पे देखना चाहता है, यार इनका क्या खाना है, हम खाते हैं इसको, या वो कभी पहाड़ों पर आया हो, उसने कुछ खाया हो, उसका दोबारा मन कर गया, तो वो कहाँ खाएगा?
तो दिल्ली में ही खाएगा ना, और कहाँ खाएगा। तो वो चीज़ है। तो मेरे को ये लगता है कि लोकल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोकल मुद्दे निकल पाते हैं, लोकल बातें निकल पाती हैं, तो इम्पोर्टेंट है वो। आप ओहो रेडियो चला रहे हैं, बहुत मतलब विभिन्न तरीके के मुद्दे आप उत्तराखंड के उठाते हैं। एक आपका शो आता है ओहो हिल यात्रा, आप इसमें स्कूल्स दिखाते हैं या उन कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हमारे पहाड़ों के जो स्कूल्स हैं या जो आप बच्चों से मिलते हैं वो कैसे, क्या माहौल रहता है, क्या चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि पहाड़ के बच्चे, पहाड़ के स्कूल कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखिए, मेरे को ये कहना है कि पहाड़ के स्कूलों में आप जाइए, इतनी खूबसूरत लोकेशंस और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल, कोई नदी किनारे है, कोई ऐसे पहाड़ पे है, हिमालय दिख रहा है, बहुत अच्छी वो ग्राउंड वगैरह सब कुछ होता है उनके पास में ना। हमें सिर्फ क्या करना है उसमें कि आज के समय के हिसाब से दुनिया कहाँ चल रही है, उन चीज़ों को भी उसमें सम्मिलित करना है। उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी है। एक, जो टीचर्स हैं, कई जगहों पे मैं देखता हूँ टीचर्स बहुत इनोवेटिव हैं, और स्पेशली जो यंग टीचर्स हैं। दूसरा क्या है, हमें क्या करना है कि जो भी नई चीज़ें चल रही हैं, जो अच्छे चीज़ें बाहर हो रही हैं, टीचर्स को खुद को अपग्रेड करना है। अगर आप खुद को अपग्रेड करेंगे तो आपके अंदर नॉलेज आएगी, तो आपका मन करेगा ना उसको कहीं तो बोला जाए, तो आप कहाँ बोलेंगे, उन्हीं बच्चों के बीच में बोलेंगे या कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो ये पहले एक होता था कि 100% बच्चा सरकारी विद्यालय में जाता था, प्राइवेट स्कूल तो इतने होते ही नहीं थे। आज क्या हो गया, 99% बच्चा प्राइवेट में जाता है। सही बात। ये 1% जो बिल्कुल ही वो है, वो वहाँ बैठा है। मेरा ये कहना है, ग्राम के लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे, देखिए सरकार इतना खर्च करती है, क्वालिफाइड टीचर है, प्रधानाचार्य हैं, इतनी बढ़िया तनख्वाह है, टीचर्स की भी बढ़िया तनख्वाह है, अच्छा आपको विद्यालय दे दिया। अब तो कई क्या कहते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो है उत्कृष्ट विद्यालय बन रहे हैं, बहुत सारे मॉडल स्कूल बन रहे हैं। आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, वो ग्रामवासी हों, ग्राम प्रधान हों मिलके, मान लीजिए आप अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, अगर वहां कोई टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, इसकी शिकायत करिए ना। आप ये कहिए कि बॉस मैं तो यहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो प्राइवेट में नहीं डालूंगा, जब तक बिल्कुल बहुत ही मजबूरी ना हो जाए, मैं नहीं डालूंगा, मैं तो यहीं पढ़ाने वाला हूं, मुझे टीचर बेटर ला के दीजिए। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे ना, मजबूरन जो है टीचर्स को भी अपने पे काम करना पड़ेगा। अन्यथा क्या हो रहा है, देखिए टीचर्स की तनख्वाह तो गवर्नमेंट को देनी है, अब आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ। तो अगर इस राज्य का एक बहुत सारा पैसा ऐसी चीज पे खर्च हो रहा है कि 10 टीचर हैं और 50 बच्चे हैं, तो क्या मतलब रह गया इसका। इसलिए ये सामाजिक जिम्मेदारी भी हम हमेशा हर चीज नेताओं पे नहीं डाल सकते। मुझे ये बताइए कि नेताओं ने कहा क्या कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल दीजिए? एज ए समाज आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? और 20-25 साल पहले ऐसा क्या हो गया था जो 25 साल पहले सब सरकारी में पढ़ रहे थे और अचानक से सब दूसरी तरफ चले गए? हमारे मन में भी तो कुछ आया है ना, हमने भी तो हल्द्वानी और कोटद्वार और देहरादून और ऋषिकेश के सपने देखे हैं ना। तो जब हमने वो सपने देख लिए, तो तुम्हारे पहाड़ के लिए नेता जिम्मेदार कैसे हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या उस चीज को लेके? हाँ, जहां पे वो गलत है। अब एक बात बताइए, जब विद्यालय है वहां, टीचर है वहां, उसके बाद में क्या जिम्मेदारी है किसी नेता की? पढ़ाएगा तो टीचर, और सवाल आप टीचर से पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम? क्या एक ग्राम सभा का निवासी होने के नाते आप अपने टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते क्या? अगर वो गलत पढ़ा रहे तो उसकी शिकायत करिए ना। आप बच्चे को क्यों उठा के ले जा रहे हैं? राइट? ऐसे तो आपके लिए दुनिया बचेगी नहीं। एक दिन आप एक दिन यहां से उठा के ले जाओगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, कहाँ कहाँ भटकते रहोगे भाई? मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई चोर आ रहा है, तो आप मोहल्ला बदलते हैं कि चोर की कंप्लेन करते हैं या उसके लिए कुछ काम करते हैं? सही बात है। जो ये हमारा सेगमेंट है, इसमें हम आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं, थोड़ा रैपिड फायर जैसा है, लेकिन आपकी मर्जी, आप उसका जवाब बढ़ा भी दे सकते हैं। आपकी आवाज़ को इतना लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग आपकी आवाज़ को डेली सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो आपकी फेवरेट आवाज़ कौन है? मतलब आपकी फेवरेट कौन है? जबकि बाकियों की फेवरेट आप हैं, तो आपकी फेवरेट कौन है? रेडियो जॉकीज में? रेडियो भी, कहीं भी, चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, कोई भी, यार पर्सनल भी हो सकती है आपकी कोई फेवरेट आवाज़। ना ना, ये सब रेडियो में एक व्यक्ति हैं जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, उनका नाम है जीतू राज। मुंबई में आते हैं वो, रेडियो मिर्ची में। मैं कभी उनसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिला हूँ। ओके। वो अपना फेस नहीं दिखाते हैं। आई थिंक 2 महीने पहले पहली बार दुनिया ने उनका फेस देखा है। अलग अलग स्टोरीज थी उनके फेस को लेके, वो हमेशा
कवर करके चलते थे, फिल्म स्टार्स भी आते थे तो उनका चेहरा नहीं दिखाते थे, वो मास्क लगा लेते थे। लेकिन उनकी जो आवाज़ और जिस तरह से वो रेडियो पे शो करते थे, मैं बहुत बार, क्योंकि मैं बॉम्बे तो रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं जिन जिन शहरों में रहा था तो मैं हमेशा बॉम्बे के मेरे दोस्तों को या कुछ टेक्निकल में लोग थे उन लोगों से उनकी रिकॉर्डिंग्स मंगाता था और सुनता था। और ये मैंने अभी भी किया है, 1 साल पहले भी मैं अपनी टीम को सुना रहा था कि इनको सुनो ऐसे। मेरे को उनकी आवाज़ और उनका जो बोलने का तरीका है तो वो बहुत ही कमाल लगता है मुझे, बहुत ही शानदार लगता है। तो उन्होंने ट्विटर पे एक बार मेरे को इनबॉक्स में कुछ लिखा था। तो उन्होंने ये आई थिंक उत्तर का पुत्र, हाँ मेरा वो देखा, तो उन्होंने ये बोला कि ये तेरा कितना अच्छा नाम है उत्तर का पुत्र। मैं भी मथुरा के घाट में मिला था किसी को, उनके माँ बाप नहीं है, अनाथ मिले थे वो, तो कोई उनको उठा के ले गया महाराष्ट्र एंड वो वहीं किसी चौल वॉल में रहे, फिर वो कहीं अनाथ आश्रम में गए और वहीं रहते रहते उन्होंने, क्योंकि वहाँ हर जगह के बच्चे आते थे, तो उन्होंने 7-8 भाषाएं सीख ली। गुजराती भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, अंग्रेजी बड़ी दुरुस्त है, उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, हिंदी में इतना कमांड है उनका। तो वो करते पे तो तब हमारी बातचीत हुई थी। वो मेरे को बहुत पसंद है, कभी मन है मेरा कि मैं उनसे मुलाकात करूं। तो वो बहुत ज़बरदस्त रेडियो में मुझे आवाज़ लगती है। एज अ आरजे या एज अ एंटरप्रेन्योर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रोल लगता है? कुछ नहीं यार, दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मुझे लगता है कि देखिए सबको ये मौका नहीं मिलता है इस तरह का काम करने का। जब मैं रेडियो जॉकी भी बना तो मेरे लिए था कि मेरे को अपने मन का काम करने का मौका मिल रहा है। और जब एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हुई, वो मुझे लगता है वो शुरू से ही था मेरे अंदर। मैं कुछ भी करता, मतलब मैं शायद कुछ करता एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ही। अब वो ठीक है आजकल उसको वैसा बोलते हैं तो मतलब अपना कुछ करता मैं। तो मेरे को दोनों ही ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। देखिए हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंज इसमें भी है, लेकिन मुझे मज़ा आता है। मैं 17 साल रेडियो में हो गए हैं और अभी भी हर सुबह जाता हूँ, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, बोलता हूँ, लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत उसके लिए मेहनत नहीं करता। कई बार कुछ लाइंस वगैरह मेरी बड़ी पॉपुलर हो गई जिनको स्कूल्स में बच्चे वो करते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं यार ये आपने बेडूबा के आगे जो वो सरसराती हवा और वो लिखा, वो कितना समय लगा आपको? मैंने कहा मेरे को, अगर मैं सच बताऊं, मैं गाड़ी चला रहा था और हमारे एक मित्र हैं रंजीत सिंह जी, मैं उनके स्टूडियो जा रहा था, 25 मिनट में पहुंचा था और मैंने वो 25 मिनट में गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे लिखा था वो। तो मेरे को बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो शायद ऊपर वाले ने एक आशीर्वाद दे रखा है। मैं उसका वही जो गैप वाली बात है ना, मैं वो शायद गैप को बहुत आसानी से ढूंढ पाता हूँ, तो तब मैं वो कर लेता हूँ। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे जिंगल्स वगैरह लिखे मैंने, तो वो सब कर लेता हूँ मैं बहुत आसानी से। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने ही चाहिए। ये है। अच्छा, अब मैं आपके हाथ में टैटू देख रहा था हाँ। बहुत बार। मैं जानना चाह रहा था ये इसके पीछे का क्या कहा। यार ये मेरे दादाजी और नानाजी भगवत सिंह और रंजीत सिंह दोनों कुमाऊं रेजिमेंट में थे। नानाजी मेरे अभी गुजरे हैं 1 महीने पहले करीब, और दादाजी अभी जीवित हैं और तंदुरुस्त रहें यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं जब जयपुर था 2013-14 में, तब मैंने ये करीब 11 साल पहले टैटू बनाया था। तो सब लोग कुछ कुछ बना रहे थे, कोई बिच्छू बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था। तो मुझे लगा कि क्या बनाया जाए। मैंने कहा यार मैं बचपन में एक्चुअली ननिहाल में पढ़ा हूँ 3rd तक, तो मेरे नाना जी ने ही पहला, मुझे लगता है ये भी एक और रीज़न था। मेरे नाना जी अभी प्रधानमंत्री महोदय जब हर्षिल आए थे, मैं उस दिन होस्ट कर रहा था, उस मंच संचालन कर रहा था। मेरे नाना जी वहाँ कविता लिख रहे थे अपने फौजी कपड़ों में, बागेश्वर में। उस दिन फौजी कपड़े पहन लिए उन्होंने, तो उनके अंदर बड़ा वो था। जब वो फौज से भी रिटायर हुए तो उन्होंने गांव में लड़ाई झगड़ करके 8 साल तक उन्होंने अपने दाढ़ी बाल मूछ नहीं कटवाए, वहाँ स्टेडियम बनवाया एक, बहुत उसके लिए आंदोलन किए। लिखने का बड़ा शौक था उनको, अभी तक भी लिखते थे। आप सोचो 97-98 में वो पॉली हाउस ले आए थे, जब लोगों को पता नहीं होता था पॉली हाउस 97-98 में। तो गांव में लोग देखने आते थे क्या लेके आ गए, टेंट जैसा ऐसे। हम भी जाते थे, अंदर गर्म होता था उसमें, तो उनको बड़ा वो मन था। उन्होंने जब फौज से आए तो करीब 350 नाशपाती के पेड़ लेके आए वो, तो गांव में लोगों को बोला खेत के किनारे लगाओ, सब मना करे, अरे कौन लगाएगा। और अब आज के टाइम में ये है कि वो भाई पेड़ बड़ा हो जाता है, उसको तो बहुत ज़्यादा कुछ वैसा देने की जरूरत नहीं, एक बार बन गया पेड़, उसके नीचे बैठ के आप खाना खा सकते हो, नाशपाती मिल रहा है आपको, तो बहुत प्रोग्रेसिव थे। तो उन्होंने ही मुझे एक वो सिखाया था, ऐसा देश कभी न देखा कभी न सुना है, देशों का सरताज यह भारत देश है। तो ये पहली कविता जो मैंने विद्यालय में पढ़ी थी, आई थिंक 2nd या 3rd में होऊंगा मैं, तो प्राइमरी पाठशाला में जाता था मैं, ननिहाल में, कौसानी के पास में है ननिहाल। तो वो मेरे आइडल थे। फिर मैं
बागेश्वर गया तो दादाजी के साथ ही सोता था मैं बचपन में। तो दादाजी जो है अपनी फौज की कहानियां सुनाते थे मुझे, तो कैसे कहाँ लड़ाई लड़ी जब बांग्लादेश आज़ाद किया उस टाइम पे, तो तब वो 17 कुमाऊं में थे या 21 कुमाऊं में थे उस टाइम। तो वो सब चीज़ें, तो वो दोनों मेरे लिए बड़े इंस्पिरेशन थे। तो इसलिए मैंने कहा कि यार एक ट्रिब्यूट के तौर पे उनको क्या दिया जाए। हालांकि इसका नुकसान बहुत होता है। पहले मेरे गले में एक लॉकेट भी था, तो जैसे आमतौर पे पहाड़ की महिलाएं लॉकेट पहना देती हैं तो उसमें काला कपड़ा बंधा हुआ था, तो एयरपोर्ट्स पे अक्सर वो बच जाता था, टी 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 टी, और हाथ ऐसे किए तो यहाँ बंदूक, तो अलग ले जाते थे मेरे को। 3-4 बार हो गया था ऐसा, फिर मैंने वो लॉकेट तो निकाला। मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा हाँ, 2 नाम लिखे हुए हैं, 2 नाम दोनों मेल नेम लग रहे हैं, बंदूक रखी हुई, जो मैंने कहा क्या पूछना तो चाहिए। तो वो एयरपोर्ट पे बहुत होता था, तो पहले मैंने कहा यार ये लॉकेट हटाओ, ये बच जा रहा, हर बार मेरे को अलग ले जाते हैं। फिर वो पूछते थे कई बार ये क्या है, फिर मैं बताता था दादा नाना दोनों फौज में। तो वो सीआरपीएफ वाले जो हैं, सीआईएसएफ वाले, बड़े वो क्या कहते हैं, वो प्राउड फील करते थे, नहीं तुमने अच्छा किया ऐसे करके। अभी भी होता है, अभी भी चेकिंग कराता हूँ, एक बार तो पूछ ही लेते हैं कि ये क्या है। ये काफी बढ़िया लग रहा है, और कोई भी देखेगा तो वो जरूर ये सवाल आपसे पूछते ही होंगे। अक्षय कुमार ने पूछा था मेरे को 2000 मेरे ख्याल से 12-13 में, उसकी बेबी करके 14 में बेबी करके मूवी आई थी। तो नोवोटेल है वहाँ जुहू में, अमिताभ बच्चन के बंगले के पास में ही। तो उन दिनों ये वीडियो नहीं होता था इस तरह से, मतलब 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हम ऑडियो रिकॉर्डर ले जाते थे रिकॉर्ड करने के लिए, तो बड़ा कॉमन है जर्नलिज्म में ऑडियो रिकॉर्डर। तो वो लेके जाते थे, तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड, जैसे इतनी दूरी पे बैठे थे, तो मैं ऐसे पूछ रहा था, उनकी नजर पड़ गई एक्चुअली। तो उन्होंने कहा यार ये क्या है, फिर मैंने बताया तो वो बड़े खुश हुए। वो थे अनुपम खेर थे उसमें, राणा दग्गुबाती थे, मधुरिमा टुल्ली ये देहरादून की, मुझे उस दिन पता चला, तापसी पन्नू थी, भूषण कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो ये सबसे मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू किया था मैंने 2014 में। तो ये है। तो आपसे बात करते करते मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या बोलो लगातार चले ही जा रहा है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इतने सालों से आपका अनुभव है, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब है, बात खत्म करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, थोड़ा थोड़ा तो हमें समेटना पड़ेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू। बहुत मैं दिल से कह रहा हूँ थैंक यू, आप आए और आपने हमें मोटिवेट भी किया। आप आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो थैंक यू सो मच। जो देवभूमि लाइव के दर्शक हैं उनसे भी मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो ज़रूर बताएं कि उन्हें कैसा लगा, और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू।